नमस्कार। न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त हम लोग उदयपुर में हैं। राजस्थान में अलग अलग जगहों पर हम चुनावी गतिविधियों का आकलन करने के लिए अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए अब पहुंच चुके हैं उदयपुर। और उदयपुर में क्या हाल है, सूरत हाल, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके अलावा पूरे राजस्थान में क्या चल रहा है। कल चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। कल 23 तारीख है और उसके बाद फिर 25 तारीख को चुनाव यानी मतदान होगा और 3 तारीख को 3 दिसंबर को रिजल्ट। लेकिन उससे पहले जो गहमा गहमी है वो किसके पक्ष में है, कौन आगे है, कौन पीछे है, इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद हैं उदयपुर से। और उदयपुर आप जानते हैं कि झीलों की नगरी कहते हैं और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये भी एक बहुत बड़ा लेक कहलाता है। उसी एरिया में एक झील का एरिया है और पीछे के व्यूज आप देख रहे होंगे। पीछे का जो दृश्य है वो शहर का थोड़ा सा पहाड़ी एरिया, और यहाँ से हम आपको न्यूज पॉइंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में आखिर होने क्या जा रहा है, कौन जीतने जा रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, ये सब तो हम बात करेंगे ही। लेकिन जब चुनाव प्रचार की गतिविधियां बिल्कुल आखिरी दौर में हो रही हों और वैसे में तमाम दल, खासकर दो दल यानी कि दो पार्टियां आमने सामने हैं, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, दोनों आमने सामने हैं और दोनों के नेताओं का जोर जो है वो दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, ऐसे तमाम नेता अलग अलग जगहों पे, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की टोली उतार दी गई है। जहां राजस्थान में तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कोई दम नहीं छोड़ा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उसके अलावा लोकल नेताओं की टोली जमकर चुनाव प्रचार में मतदाताओं को रिझाने में, लुभाने में लगी हुई है। कल ही कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जनता के सामने, मतदाताओं के सामने रखा और उस घोषणा पत्र में आपने देखा कि कांग्रेस जहां 10 लाख रोजगार का वादा कर रही है, 400 रुपए में रसोई गैस की बात कर रही है, और अब जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें 25 लाख रुपए तक आप चेकअप करवा सकते हैं। हेल्थ से जो भी डिजीज है उसके लिए आप उस पैसे के अंदर अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन अब उसको 50 लाख करने का वादा किया गया है इस घोषणा पत्र के बाद से। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आने वाले चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं। बीजेपी भी अपने अपने ढंग से, अपने हिसाब से चुनाव में मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई है। राहुल गांधी आज राजस्थान में थे और जमकर उन्होंने हमला बोला है बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और अलग अलग बातें अलग अलग ढंग से करते हुए यहां नजर आए राहुल गांधी। आइए सबसे पहले राहुल गांधी की एक पहली बाइट आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो क्या कुछ कह रहे थे और कैसे मतदाताओं पर एक भरोसा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। सुनिए जरा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सब लोग भारत माता की जय करते हैं, मगर ये भारत माता जो है ये है क्या? ये भारत की जनता है। जब हम भारत माता की जय करते हैं तो हम भारत माता की जनता की जय करते हैं। आपके माता पिता, उनके माता पिता, हम सब की जय करते हैं। सही बात। माता की जय की बात यहाँ राहुल गांधी रख रहे थे और चुनाव का समय है और ऐसे समय में अगर चुनाव प्रचार के जोर के साथ साथ अगर बातें जो हैं वो कुछ लोगों को लुभाने, रिझाने और अपनी तरफ करने की हों तो क्यों न राजनेता करें। लेकिन उसके अलावा सामने वाले दल को घेरने की कोशिश कैसे होती है वो यहाँ कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आई। राहुल गांधी की एक और बाइट आप तक रखना चाहता हूं जिसमें सीधा सीधा जेब कतरों से किसकी तुलना उन्होंने की है ये जरा सुन लेते हैं। जेब कतरे यानी पॉकेट मारने वाले जो लोग हैं, पॉकेट मार जिसको कहते हैं, पिक पॉकेट्स, तो वो क्या कुछ करते हैं, कैसे करते हैं और इस राजनीति में इसकी क्या जरूरत है, जरा राहुल गांधी की जुबानी सुनते हैं। देखिए भाई और बहनों, जेब कतरे सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले 3 लोग आते हैं, अकेला नहीं आता। सबसे पहले क्या होता है
एक बंदा सामने आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है ना, उल्टी सीधी बात बोल देगा। पीछे से एक और बंदा आता है, वो जेब काट देता है, सही। और तीसरा बंदा देखता है कि अगर जिसका जेब कटा, अगर इसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमण कर दे, उसको डरा दे। ऐसे जेब काटी जाती है। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी, और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। तो तीन लोगों से तुलना अपने अंदाज में राहुल गांधी यहां कर रहे हैं, जिसमें आप सुन रहे थे एक तरफ अमित शाह का नाम ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं और अदानी का नाम ले रहे हैं, राहुल गांधी, और सीधा हमला राहुल गांधी का। और ये एक जबरदस्त वार कह सकते हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर पलटवार करें, लेकिन कौन आगे होगा कौन पीछे होगा इस वार पलटवार पे, ये भी हम जानेंगे आने वाले वक्त में। और सबसे बड़ी बात कि 3 तारीख को रिजल्ट किसके फेवर में जाएगा ये तो देखना होगा, और 3 तारीख को आप तक हम रहेंगे ही, पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे, रिजल्ट की तमाम गतिविधियों को आप तक हम रखेंगे। लेकिन राहुल गांधी जहां एक तरफ घेरने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी मैदान में थी, और प्रियंका गांधी भी सीधे सीधे हमलावर थी मोदी सरकार पे। और देखिए ये लड़ाई जो है अब राजस्थान से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान का रण है, राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए जो चुनाव प्रचार अभियान है, इस चुनाव प्रचार के अभियान में जो बातें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं मोदी बनाम, यानी कि बीजेपी में मोदी, नरेंद्र मोदी, और बनाम इधर कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। और यहां अगर देखा जाए तो जब प्रियंका, राहुल और खड़गे की बात है तो सरकार में अभी इस वक्त अशोक गहलोत हैं, तो अशोक गहलोत को डिफेंस करने के लिए, उनको लोगों के बीच फिर से पेश करने के लिए ये तीनों जो हैं वो पूरे दमखम के साथ में दिखाई देते हैं। प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही थी, और खासकर उन्होंने भी अपनी बातों में अदानी के ऊपर करारा वार किया है, और क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी, ये भी सुनिए जरा। मोदी जी कहते हैं हमें वोट दो, पुण्य करो, तुम्हारा पुण्य होगा। मैं उनसे कहना चाहती हूं, मोदी जी माफ करिए, पुण्य तो अडानी जी का हो जाएगा। वोट आपका है, काम आपका होना चाहिए। वोट आपका है, कमाए अडानी। वोट किसान का, कमाए अडानी जी। वोट कारीगर का, कमाए अडानी जी। वोट नौजवान का, कमाए अडानी जी। तो सुन रहे थे आप, वोट आप दें, कमाए अदानी। और मतलब आपके वोट की कीमत क्या होनी चाहिए, ये यहाँ प्रियंका गांधी अपने हिसाब से मतदाताओं के पास उनकी बात, उनकी जुबानी रखने की कोशिश कर रही थी। तो ये 3 अलग अलग हिस्सों में हमने आज आपके सामने ये बताने की कोशिश की कि कैसे कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सीधा मोदी और अदानी के ऊपर वार कर रहे हैं। और इस राजस्थान के चुनाव में देखिए आपकी कैसे धीरे धीरे, जबकि कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तब तक ये चुनाव मोदी और अदानी के बीच जा चुका है। और मतदाताओं से ये कहा जा रहा है कि अगर आप वोट दे रहे हैं तो आपका वोट किधर जाएगा। ये एक रणनीतिक तौर पर क्या कांग्रेस पार्टी कर रही है, या जैसा बीजेपी कहती आई है कि सामने राहुल गांधी आ जाएं और हम चुनाव जीत जाते हैं। क्या ऐसा इस बार 2023 में भी होने जा रहा है कि राहुल गांधी मैदान में हैं और नरेंद्र मोदी सामने हैं, तो राहुल कमजोर हो जाएंगे या कांग्रेस कमजोर हो जाएगी? अगर ऐसा है तो इस पर भी चर्चा लाजमी है, और अगर ऐसा नहीं है तब भी चर्चा लाजमी है, क्योंकि राजस्थान में 200 सीटें हैं, माफी चाहता हूं, और इन 200 में से 199 सीटों पर इस बार मतदान कराया जा रहा है। यही हाल 2018 में भी था, उस समय भी 199 सीटों पर मतदान करवाया गया था, और 2013 में भी 199 सीटों पर, क्योंकि एक कैंडिडेट की जान चली गई थी, मौत हो गई थी, और इस बार भी यही हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है, 199 सीटों में कौन कितनी बाजी मारता है, कौन कितनी सीटों को जीत के आता है। लेकिन यहाँ 3 अलग अलग बाइट के साथ साथ एक बाइट और आपके सामने रखना चाहूंगा, वो बाद में, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे साथी हैं, उनसे आपका परिचय करवाना चाहता हूं, और साथ साथ कि इस रण में और खासकर
देश की राजनीति में राजस्थान का ये जो चुनाव है वो क्या फर्क लाने जा रहा है ये दिखाएंगे। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी जरा और इधर आ जाइए और आपका स्वागत करता हूं प्रशांत जी इस कार्यक्रम में। हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में कुछ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी परिचय करवाता हूं। जरा देखिए, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी बने हुए हैं, हमारे साथ राहुल लाल जी बने हुए हैं। जरा हमारे साथ प्रमोद अग्रवाल जी बने हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं जो इस कार्यक्रम में। और देखिए राहुल लाल जी भी जुड़ गए हैं, प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, ये तमाम साथी। सीधा पहले आना चाहता हूं यहाँ आपके पास प्रशांत टंडन जी। अब कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इसको कैसे देखा जाए? इस चुनाव में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया वैसे वैसे देख रहे हैं हम कि कांग्रेस बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। कांग्रेस के अपने बयानों को देखिए, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के भाषणों को देखिए, उन भाषणों में कहीं ना कहीं वो एग्रेसिवनेस दिखाई दे रहा है जो पहले नहीं दिखाई देता था। राजीव जी, चुनाव अब ये लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल 2024 का सेमीफाइनल बहुत निर्णायक दौर पे है और अंतिम ओवरों के फेंके जा रहे हैं। अब इन अंतिम ओवरों में दोनों तरफ से कोशिश है कि वो कौन बल्लेबाज जो है छक्के मार दे और क्या कोई विकेट ले ले। तो दोनों तरफ से कोशिशें हैं, लेकिन जितना हम लोगों ने ट्रेवल किया राजीव जी, और हम लोग साथ में थे और जयपुर से जब चले थे 3 दिन पहले, तो हम लोगों ने राजस्थान के बड़े हिस्से को देखा, बहुत से लोगों से बात किए। मैं बहुत ही मजबूती के साथ नहीं कह सकता हूँ कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो ये बराबरी का जो अभी तक तो हमको दिखाई दिया कि अगर हम जयपुर या सेंट्रल राजस्थान की बात करें तो वहाँ निश्चित तौर पर थोड़ा बीजेपी की तरफ लोग बात करने वाले हैं, लेकिन जब हम जोधपुर और उदयपुर की तरफ आ रहे हैं तो रास्ते भर हमको कांग्रेस के समर्थक ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों तरफ जो है वो बातें हैं, पिच दोनों तरफ की एक अलग अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने इस बार जो ध्रुवीकरण की पिच है, जिसपे कि बीजेपी मजबूर कर देती थी कि कांग्रेस रिएक्ट करे, दूसरी पार्टी रिएक्ट करे, वो नहीं हुआ इस बार। तो कांग्रेस की बीजेपी की पिच उन्होंने मुख्य तौर पे रखा है ध्रुवीकरण को, हिंदू मुसलमान को। और उसी तरीके का विज्ञापन आप देखिए कि मैं दिखाता हूं कि आज जब हम लोग उदयपुर आए तो ये विज्ञापन दिखाई देता है। और ये विज्ञापन वो टेलर जो था उसकी हत्या का, और वो विज्ञापन बेहद आपत्तिजनक है इस तरीके का विज्ञापन छापना। लेकिन चुनाव आयोग ने इसको रोका नहीं। हम लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग सारे विज्ञापन अप्रूव करता है, उसके बाद ही वो छपता है। तो विज्ञापन जिस तरीके के आया, जिस तरीके की पिच है बीजेपी की, मोदी साहब के भाषण, हर भाषण में उस उदयपुर जहां हम खड़े हैं यहीं पे वो हत्या हुई थी, उसका कन्हैया लाल का जिक्र उनके हर भाषण में होता है। तो जाहिर सी बात है कि उसको उन्होंने कम्युनल पिच को रखा है अपने केंद्र में। कांग्रेस ने कल्याणकारी अपनी योजनाओं को मुख्य तौर पे हेल्थ, विमेन और एजुकेशन को, इंग्लिश एजुकेशन और हेल्थ का तो देखिए हम लोगों को आज सीधा केस स्टडी मिल गए कई, जिसमें से एक कैंसर के पेशेंट थे। बिल्कुल, उसको जरा दिखा देते हैं, फिर आप चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक हम लोग जब आज जोधपुर से इधर आ रहे थे उदयपुर की तरफ, तो रास्ते में सुबह का समय कुछ अलाव जलाकर कुछ लोग बैठे हुए थे। एक चाय की दुकान थी, उस दुकान पर हम लोग थोड़ा आगे चले गए। फिर प्रशांत जी ने ही कहा कि चलिए जरा बात कर लेते हैं, आखिर यहाँ का माहौल क्या है। तो मालूम हुआ कि ये पाली जिला है और वहाँ का एक बूसी गाँव, और उस गांव पे हम लोग रुक करके थोड़ा चाय की चुस्की लेते हुए लोगों से बात करना हमने शुरू किया। हमारी सहयोगी निकिता ने बात की और पता चला कि एक कैंसर के पेशेंट, लेकिन वो बीजेपी के समर्थक रहे, हमेशा उन लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया। लेकिन अब चूंकि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख की जो सुविधा दी गई है कांग्रेस की तरफ से, उसका उनको लाभ मिल रहा है। और इसके बाद अब इन लोगों ने कहा कि हम इस कर्ज को चुकाएंगे और इस बार हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे।
ये बहुत बड़ी बात दिखाई दी। और जैसा कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, लेकिन आइए पहले सुन लेते हैं, एक बेटा अपने पिता के इलाज के लिए और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेता है, वो कट्टर समर्थक है भाजपा का, लेकिन अब वो कांग्रेस को वोट क्यों दे रहा है, उसकी जुबानी सुनिए जरा। और अशोक जी जो हम लोग को जो काम किया है मैडम, जैसे मेरे पापा का इलाज चल रहा है कैंसर का, आज मैं सीएनजी काउंटर से इलाज चल रहा है, 10 लाख का इलाज चल रहा है मैडम। मेरी ताकत नहीं है कि मैं पैसे से करवा सकूं। आज जो सीएनजी काउंटर से मेरा 10 लाख का पापा का इलाज चल रहा है, मैं कट्टर बीजेपी हूं, ठीक है ना मैडम। बाकी अगली बार आपकी बार मैं कांग्रेस को वोट दूंगा मेरे पापा के इलाज की वजह से। फ्री इलाज हो रहा है इसके लिए। मतलब आपने पिछली बार बोला नहीं, बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी को सपोर्ट किया। सपोर्ट अभी कांग्रेस बने। हाँ, क्यों अब कांग्रेस क्यों बनेगी? गरीबों के लिए दास है वो, हर चीज में सुविधा दे रही है, दवाई इलाज फ्री, सब इलाज फ्री मिल रहा है हमारे को। जो हमारे जो पापा का इलाज चल रहा है अजीत हॉस्पिटल में, तो मेरे गरीब परिवार का, वो मेरी ताकत नहीं है कि मैं वहाँ पे इलाज करवा सकूं। और जो अशोक जी ने जो 25 लाख का बीमा किया है, तो वहाँ पे मेरे पापा का इलाज चल रहा है, सब सुविधा चल रही है, तो मैं उनका कर्ज कैसे चुका सकूं? इसके लिए वोट के हिसाब से उनका कर्ज चुका सकूं। अभी हमारा राजस्थान में ना वो श्रवण बेटा बना है, हमारा श्रवण बेटा है वो अशोक गहलोत जी। इतना हाँ, श्रवण बेटा है, हमारे लिए दास, गरीबों के लिए दास बना है वो, इसलिए हम लोग साथ हैं, हम लोग अशोक गहलोत आए वापिस से। और राजस्थान खड़ा हुआ ना सिमीपुर विधानसभा से हंगर शंकर मेवाड़ा, तो वही आएगा हमारे, कि हमारे वो साथ है हम लोग, क्यों हमारे गरीबों के लिए दास है वो। अब श्रवण बेटा से लेकर के और कैसे वो जो एक पिता जो कि परेशान है और उसका बेटा इलाज करवाता है, लेकिन वहां पर फायदा मिलता है इस योजना का, चिरंजीवी योजना जो है अब धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। प्रशांत टंडन जी के पास आऊंगा, लेकिन उनसे पहले सुनील शुक्ला जी के पास आना चाहता हूं। और हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, वो भी अभी राजस्थान का पूरा दौरा करके और वापस लौटे हैं, उनके पास भी आऊंगा। लेकिन पहले सुनील शुक्ला जी क्या कमेंट करेंगे इस पे, जो घटनाक्रम है, और बहुत सारी बातें आप तक हम पहुंचा चुके हैं। जरा समझना चाहता हूं कि योजनाओं का लाभ और योजनाएं किस ढंग से चुनाव को प्रभावित करती हैं, जरा बताइए। धन्यवाद राजीव जी। योजनाएं ही मतदाताओं को प्रभावित करती हैं, अन्य कोई बात नहीं प्रभावित करती। गवर्नेंस ही लोगों को प्रभावित करती है। अगर आप जनता से जुड़े हुए सवालों के प्रति सतर्क हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं। आज अगर इतने सालों के बाद, 5 साल की सरकार के बाद भी, और राजस्थान की राजनीति में कई वर्षों के बाद, अगर आज एंटिन का मतलब ये नहीं हो रहा है कि बदलाव करना जरूरी है, मतलब सतह पर नहीं दिख रहा है। सरकारों से लोगों की नाराजगी होती है, अगर ये सतह पर नहीं दिख रहा है तो यह केवल और केवल योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों को मिला है। और ये योजनाएं ऐसी नहीं है जो कल लागू हुई हैं या चुनाव की घोषणा के बाद लागू हुई हैं, ये लगातार चल रही हैं। अगर लोगों को बिजली में राहत मिल रही है, जो राज्य कर्मचारी हैं उनको ओल्ड पेंशन योजना सरकार ने लागू कर दिया, 25 लाख की चिरंजीवी योजनाओं पर लागू महीनों से चला रहे हैं, सालों चला रहे हैं। अगर वो गैस का 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने की बात हो, लंबे समय से उसको लागू किए हुए हैं। ये कार्यक्रम लागू है। आप याद कीजिए कि लंपी जब महामारी फैली हुई थी पशुओं की, क्या स्थिति थी पूरे देश भर में। उसमें भी अगर कामधेनु योजना चला करके गहलोत सरकार ने किसानों को राहत दिया, हालांकि उसमें नाराजगी लोगों के अंदर है, लेकिन ढेर सारे लोग ऐसे जिनको राहत मिली है जी। और जब ये नई घोषणा पत्र लेकर के आए हैं, तुमने फिर आश्वासन दिया कि हम कामधेनु योजना लागू करेंगे और उसको और व्यापक बनाएंगे। अगर आपने गवर्नेंस दिया और आपने एक नई घोषणा लेकर के आए, घोषणा पत्र में मैंने बीजेपी और कांग्रेस की घोषणा पत्र की आप तुलना कर लीजिए। बेरोजगारी के सवाल पर बीजेपी कहती है कि 2.5 लाख सरकारी नौकरी देगी, कांग्रेस क्या कहती है कि 10 लाख लोगों को नौकरी देगी, जिसमें 4 लाख सरकारी देंगे 5 सालों में। आपका आश्वासन और कांग्रेस का आश्वासन कहां बैठता है? आप कहते हैं कि 450 रुपए में आप गैस का सिलेंडर देंगे, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है। कांग्रेस ने क्या कहा है? और वो 450 रुपया किसको देंगे आप? जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। कांग्रेस क्या कर रही है कि हम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को देंगे ही देंगे, रेखा के नीचे आने वाले सभी परिवारों को देंगे, जो फूड सिक्योरिटी जो परिवार शामिल हैं उनको भी देंगे, और आने वाले दिनों में इसको हम 400 रुपए में देंगे। एक उसको उन्होंने व्यापक कर दिया और 400 रुपए का आश्वासन भी दे दिया।
वो ये कहता, उन्होंने बेरोजगारी के लिए सोचिए कि उन्होंने कहा कि किसानों को 2 लाख रुपए ब्याज रहित देंगे। आप तो आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं। आप जो जी किसानों से संबंधित मामले, उसके बारे में आप बात भी नहीं करने के लिए तैयार हैं। आप कांग्रेस कर रही है कि हम 10,000 रुपए महिलाओं को आर्थिक सहायता देंगे प्रति माह। तो आप सवाल इस बात का ना कि अगर आप बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, आप किसानों के साथ खड़े हैं, आप महिलाओं के साथ खड़े हैं, चिरंजीवी योजना जिसका भी आपने क्लिप दिखाया, ये सामान्य घटना है, ये सामान्य योजना है। जिनके घर में राजीव जी बीमार पड़ जाता है, कोई सामान्य बुखार हो जाए, उससे पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीतती है। डॉक्टर के यहाँ जाना, डॉक्टरों की मैंने दवाओं की कीमतें, जो पैथोलॉजी की जांचें हैं उनकी कीमतें, लोगों का बजट बिगड़ जा रहा है। और जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं और जिनके पास निश्चित आय नहीं है, उनके ऊपर क्या बीतती है। ऐसे में उसके बाद इन्होंने इसमें एक जो सबसे बड़ा एक कर दिया कि आईवीएफ के जो लाभार्थी हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया। इसमें जो निसंतान दंपतियों के लिए कितनी बड़ी राहत है, या उनसे पूछे जिनके ऊपर बीतती है ये पूरा का जो मेडिकल प्रोसेस है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि 100% सफल ही हो जाएगा। और कम से कम 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। 10 लाख रुपया खर्च करने के बाद, 12 लाख रुपए खर्च करने के बाद पता चला कि आपका पूरा का पूरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। उसको भी उन्होंने शामिल कर लिया अपने पास। और ये केवल आश्वासन नहीं है। अगर आप राजस्थान में घूम रहे हैं, आपको ये पता होगा कि लगभग हर महत्वपूर्ण स्थान पर चिकित्सकीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको राजस्थान की सरकार ने डेवलप किया पिछले 5 साल। यानी कि अगर आप जनता के बारे में सोचेंगे तो ही जनता के बारे में सोचेंगे। और यह जो गवर्नेंस का मामला है, इसी कारण से अशोक गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। बदलाव होता रहा है वहां राजस्थान में। भारतीय कभी किसी उसको नहीं अपने पास लिया पाई, लेकिन बाकी चीजों के साथ तो नहीं रहा। कांग्रेस तो अपने आप को दोहराती रही बहुत लंबे समय के बाद, देश की कांग्रेस दोबारा आने की स्थिति में बनाया है लोगों के बीच में। तो आप केवल कार्यक्रम और नीतियां हैं जो लोगों को आपके साथ जोड़ती हैं और आपके पर आकर्षित करती हैं, और इन्हीं आधारों पर आप जन समर्थन हासिल कर सकते हैं। अगर आप केवल भावनात्मक चाहें कि आपके पास लोगों का जाएगा, भावनात्मक आधार पर कोशिश करें कि आपको जन समर्थन मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता कि अगर आप और दूसरी चीज, आप विपक्ष में नहीं है, आप अपने विरोधियों की आलोचना करके लोगों के साथ आप जुड़ नहीं सकते हैं। आप आना पड़ेगा कि हम सरकार में हैं, हमने ये किया है, आने वाले दिनों में हम ये करेंगे। अगर आप 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, तो क्या राजस्थान का नागरिक यह नहीं सवाल पूछेगा कि उन राज्यों में आप दे पा रहे हैं क्या जहां पे आप पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहा है। और सिलेंडर देना राज्य सरकार का काम तो है नहीं, ये तो केंद्र सरकार का काम है। तो क्या केंद्र सरकार पूरे देश के पैमाने पर इसको लागू करने के लिए तैयार है? लागू कर रही है वो। और अगर वो लागू नहीं कर पा रही है तो क्या आपके आश्वासन पर क्यों, कैसे लोग भरोसा करेंगे? आप निश्चित रूप से कन्हैयालाल की हत्या एक दुर्भाग्यपूर्ण हत्या थी, एक उसके ऊपर से विचार होना चाहिए। लेकिन क्या राजस्थान सरकार के ऊपर तोहमत लगा करके आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं? क्या उस हत्याकांड के बाद राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई की नहीं? या अगर आप ये कहने की स्थिति में हैं तो आपको भाई बताइए। कल आपने प्रधानमंत्री जी ने कल एक रोड शो किया जयपुर में। ये कहा जा रहा है कि उन इलाकों से उन्होंने वो गुजरने का उस रोड मैप में था जहां पे 2008 के दौरान विस्फोट हुए थे। बिल्कुल बात है, ये लोगों के स्मृति में होना चाहिए। लेकिन बीजेपी को ये भी बताना पड़ेगा कि 2008 के उन विस्फोटों के बाद 2013 में बीजेपी की सरकार राजस्थान में आई। उसने क्या किया? पूरे षड्यंत्र का पर्दा किया। क्या उसमें जो पीड़ित लोग थे उनको राहत पहुंचाने क्या किया राज्य सरकार ने? क्या अगर आप इसका विवरण, इसका उल्लेख आप नहीं करते हैं तो केवल उन इलाकों में जाने मात्र से लोग आपके प्रति आश्वस्त हो जाएंगे? योजनाएं ही आप लोगों को आपके साथ जोड़ती हैं, किसानों के साथ अगर एमएसपी का कानून कांग्रेस कर रही है तो किसान क्यों छोड़ देगा कांग्रेस को? आप एमएसपी बात करने के लिए तैयार नहीं है, किसानों को कोई राहत देने की बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो जिन योजनाओं के साथ कांग्रेस जा रही है और इन योजनाओं को ये भी बता रही है कि हम राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार ने लागू किया उसको बेहतर कर रहे हैं, और कर्नाटक में जहां हमने सरकार बनाई है हम लागू करके आ रहे हैं। क्या ओल्ड पेंशन योजना सामान्य योजना है?
आप अपने संकल्प पत्र में उसकी चर्चा तक नहीं करते। वो ओल्ड पेंशन योजना किसको देना है भाई? राजस्थान का जो नागरिक उसी को दे रहे हैं यार, तो कोई बाहर का नागरिक है। अगर वो सरकार ये कह रही है कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में हम रोजगार की बात करेंगे मनरेगा के तहत और ज्यादा से ज्यादा दिन कार्य दिवस सृजित करेंगे, मुझे लगता है कि जनता से जुड़े हुए सवालों को संबोधित करके और जो योजनाएं जो लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए है, महंगाई का समाधान करने के लिए है या महंगाई से राहत देने की जो कोशिश है, ये प्रभावित करते हैं लोगों को, कोई भी इलाका हो। और राजस्थान तो निश्चित रूप से, राजस्थान तो शहरी और ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त का भेद है और तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं बना पाई है जिससे कहा जाए कि एंटी इनकम्बेंसी है, लोग बदलाव चाहते हैं। और यह केवल नारे से नहीं होता कि हमेशा बदलाव होता रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ बदलाव होता रहा नहीं हुआ, लोगों ने उन सरकारों को चुन लिया, दोबारा बैठाया अपने पास, स्वीकार किया, उनको सत्ता में लेकर के चले आए। केरल आपके सामने उदाहरण है, वहां भी तो सरकार बदलती रही है, कहां बदली? लोगों ने वामपंथी सरकार को वापस लेकर के आए, उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। केवल योजनाएं हैं, उन्हीं का लाभ मिलना है। और प्लस अशोक गहलोत का एक करिश्माई व्यक्तित्व वही है, अभी भी सर्वाधिक पॉपुलर नेता है वो, और उनको लेकर के कोई नाराजगी पूरे राजस्थान में दिख नहीं रही है। जी जी, अशोक गहलोत को लेकर कोई नाराजगी कह रहे हैं सुनील शुक्ला जी की दिख नहीं रही है। और यहाँ हम वही जानने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से कि क्या अशोक गहलोत की सरकार अच्छा काम कर रही है या उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है और जनता जो है इस बार बीजेपी का प्लान बना चुकी है, मूड में बीजेपी है। लेकिन उससे पहले अगर इन बातों को टटोलने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि योजनाओं का असर कितना है, और उसी को लेकर के उसी क्रम में एक वीडियो आप तक हम पेश कर रहे थे जो हमारी सहयोगी से आज चर्चा के दौरान आपने सुना। निकिता ने जो बातें की और खासकर पाली क्षेत्र में, और एक बार फिर से आना चाहता हूं इसी मसले पे आप बात कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, और ज़रा इस विषय में और भी थोड़ी सी चर्चा आपसे ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि आप भी बात कर रहे थे और उन अनुभवों को साझा करना यहाँ हमारे दर्शकों के बीच ज़रूरी है कि योजनाओं को लेकर के लोग यहाँ क्या कहते हैं। और फिर हमारे साथी, तमाम साथी जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनके पास भी चलेंगे। राहुल लाल जी भी घूम के गए हैं, लौट के गए हैं, उनके पास भी चलेंगे आपके ठीक बाद। लेकिन योजनाओं के बारे में यहाँ की जनता, सरकार सामने है, अब मतलब चुनाव सामने है, किसकी सरकार बनेगी, नई सरकार किसकी आएगी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी चुनाव में जाने से पहले क्या कुछ चल रहा है? यही बात है राजीव जी कि जिस व्यक्ति से हम लोग मिले, कैंसर हम सब जानते हैं कि ऐसी बीमारी है कि अगर किसी को हो जाए, मध्यम वर्ग के परिवार को भी, उसकी फिक्स डिपॉजिट टूट जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, और फिर वो कैंसर कब रिलैप्स हो जाए पता नहीं। हमने दिल्ली में या और जगहों पे देखा है कि कैसे घर के घर बर्बाद हो गए कैंसर में। और जिस व्यक्ति से हम मिले वो व्यक्ति तो मध्यम वर्ग भी नहीं था, उसको 25 लाख रुपए उसके इलाज में खर्च हो गए। इस तरीके के बहुत सारे लोग हम लोगों को मतलब ढूंढेंगे तो और भी मिलेंगे, लेकिन काफ़ी लोग मिले। तो योजनाओं के बारे में अभी तक मुझे कभी नहीं कोई मिला कि जी उस तक नहीं पहुंची या ये खराब है या उसकी आलोचना कोई कर रहा हो। मोदी साहब से या बीजेपी से गड़बड़ कहाँ हो रही है कि जो अभी सुनील जी कह रहे थे कि देखिए गहलोत यहाँ पे एक पॉपुलर पर्सनालिटी बन गए हैं, उनके खिलाफ कोई है नहीं बीजेपी का यहाँ पे राज्य स्तर पे, किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया गया। वसुंधरा राजे थी, उनको किनारे कर दिया गया, दूसरा कोई नेता है नहीं। अब मोदी जी, योगी जी, नड्डा जी राजस्थान में नहीं रहने वाले हैं, तो ये इम्पैक्ट डाल रहा है। दूसरा कि जो मेन पिच है मोदी साहब ने, मेन पिच उन्होंने अपने वादे या अपनी गारंटी या कांग्रेस की गारंटी के को इम्प्रूव करने की बात करके वो प्रचार नहीं किया। वो फंस गए हैं हिंदू मुसलमान में, जिसको कांग्रेस जो है वो उस पर रिएक्ट नहीं कर रही, उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही, तो वो एक तरफा सा एक मामला बन रहा है। तो ये थोड़ा टैक्टिकल मिस्टेक है बीजेपी की तरफ से जो कि हो रही है और जिसका उनको नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी सरकार हो, कितना भी अच्छा काम करे, लोगों की नाराज़गी या नाखुश लोग होते ही हैं।
वो उस नाराजगी को इनकैश आप हिंदू मुसलमान के नैरेटिव से नहीं कर सकते। उसकी एक लिमिटेड अपील है जो कि आपके इको चैम्बर के अंदर है। बिल्कुल, ये कुछ चीजें हैं जो इको चैम्बर के अंदर हैं और कुछ चीजें हैं जो योजनाओं के दम पर बाहर निकल के आती हैं और उसी दम पर सरकार अगली आप बनाने के लिए जनता के बीच वोट मांगने जाते हैं। लेकिन अशोक गहलोत जिन जिन कामों को कर चुके हैं, क्या उनकी बातें इतनी मजबूती के साथ जनता तक पहुंच रही हैं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन साथ साथ चूंकि हम लोग तो घूम ही रहे हैं, राहुल लाल जी भी अभी अभी घूम करके लौटे हैं और एक लंबा वक्त उन्होंने गुजारा है राजस्थान में, और अब चूंकि कल चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा और उससे पहले आप दिल्ली लौट चुके हैं। राहुल लाल जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। हम लोग तो यहां हैं और अभी कुछ दिन पहले आपको इसी उदयपुर से जोड़ा था राहुल लाल जी। कहां कहां घूम लिए आप, और मुझे पता है कि नाम अगर अभी गिनाने आप बैठेंगे तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा वक्त जो है उसमें चला जाएगा। पूरा राजस्थान आप घूम चुके हैं और यहाँ से जो देख कर गए हैं और जो बातें, जो वीडियो अभी हमने दिखाई, इसका कितना असर आपको दिखाई देता है? दूसरी बात कि क्या आपको भी लगा कि योजनाओं के नाम पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि नहीं अशोक गहलोत की योजनाएं गलत हैं या धरातल पर नहीं आ पाई? देखिए, खुद जिस शहर में अभी आप हैं वहां पे मैंने काफी समय बिताया, उदयपुर में भी बीजेपी का गढ़ वाला क्षेत्र रहा है, आरएसएस का काफी मजबूत गढ़ वाला जगह रहा है। वहां पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको योजनाओं के बहुत सारे लाभार्थी मिलेंगे। तो इतना तो तय मानना पड़ेगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो अशोक गहलोत सरकार ने अपने योजनाओं को लागू करा के, जो जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे उसे लागू किया है, जमीन तक पहुंचाया है। और चिरंजीवी योजना उसमें मास्टर कार्ड है उस पूरे प्रकरण में। क्योंकि देखिए, जो आपने वीडियो दिखाया है उस तरह से कम मैं वैसे 12-13 लोगों से मैं मिला हूंगा जिन लोगों ने अपने बड़े बड़े इलाज जो है कि वो बड़े बड़े ऑपरेशन अपने कराए हैं चिरंजीवी योजना के तहत। तो वो तो बिल्कुल एक तरह से कहे तो अशोक गहलोत के मुरीद हो चुके हैं। और मैं एक चीज कह दूं जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि उदयपुर से आने के बाद मैं अजमेर क्षेत्र में भी गया था। अजमेर के 3 सीट अगर हम कहें, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण और ब्यावर सीट, ऐसी 3 सीटें हैं जो कि 20 सालों से उसको भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कांग्रेस के हाथ में नहीं रहे हैं ये तीनों सीटें। और भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद मान रहे हैं कि अशोक गहलोत की योजनाओं के कारण हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी अजमेर के वो सुरक्षित दुर्ग जो 20-20 वर्षों से सुरक्षित थे, उन योजनाओं के कारण वहां पर भी सरमारी कांग्रेस कर रही है। यानी इन सीटों के चुनाव परिणाम बिल्कुल देखने लायक होंगे। मैं बहुत सारे लोगों से वहां पर मिला भी, और कई सारे लोगों ने बोला कि अतीत में हम लोगों ने वोट जो है कि भारतीय जनता पार्टी को दिया और इस बार वोट हम लोग सत्ता बदलने के लिए देने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती काफी बड़ी है। जो सवाल जो ये है कि क्या अशोक गहलोत का मैसेज जनता तक पहुंच रहा है? देखिए, हम लोग अगर ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि उनके कई बड़े कदम है। तो देखिए, गैस सिलेंडर पे हम लोग बात कर चुके हैं, चिरंजीवी योजना पे बात कर चुके हैं। राजस्थान काफी बड़ा राज्य था, अगर वहां पे 33 जिले थे, आज के समय वहां पे 53 जिले हो गए। जो नए नए जिले बने हैं अभी उसका अलग ही है राजीव जी। यानी उन जगहों पे अगर हम लोग जाते हैं तो अभी वो लोग भी अशोक गहलोत को बधाई दे रहे हैं। दूसरी चीज की महिलाओं को बसों में 50% छूट दी जा रही है। दिल्ली जैसे जगह में बैठ के या यूपी में बैठ के हम लोगों को थोड़ा ये बहुत ज्यादा छूट नजर नहीं आती है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश वाला क्षेत्र है राजस्थान। वहां लोगों को एक शहर से दूसरे शहर, एक रिश्तेदारी से दूसरे रिश्तेदारी में जाने में भी कम से कम 100-150 किलोमीटर तो चलना ही पड़ता है, 200 किलोमीटर भी चलना पड़ता है लोगों को। वैसे स्थिति में महिलाओं की 50% जो उनके बसों में जो उनको परिवहन लागत कम हुआ है वो महिलाओं को काफी पसंद आ रहा है। आप कहीं बस स्टैंड पर अगर आप जाएंगे राजीव जी और महिलाओं से प्रतिक्रिया लीजिएगा, पति के सामने में तो वो नहीं बोलेंगे। अगर उनके पति बीजेपी के समर्थक हैं तो सामने में बीजेपी बोलेंगे, लेकिन पति थोड़े दूर हो जाएंगे तो आपको कहेंगे कि हम अशोक गहलोत को वोट देने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो एक महिला वोटर्स का भी एक नया स्वरूप जो है राजस्थान में हम लोग तैयार होते हुए देख रहे हैं, जैसे कि कई अन्य राज्यों में तैयार हुआ है। वो रूप यहाँ पे कांग्रेस के लिए तैयार हो रहा है। तो जो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, चाहे वो अडानी से संबंधित चीजें हैं, वो जनता तक पहुंच रही हैं। तो अगर कांग्रेस, देखिए, अब तक बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की चीज ये थी कि कम से कम 60 सीटें उनकी सुरक्षित थी। 60 सीटें वो सुरक्षित होती थी, सत्ता का फेरबदल नहीं होता था। कांग्रेस के लिए 21 सीटें सुरक्षित होती थी, यानी 81 सीटों के बाद ही सारा फेरबदल का कहानी चलता था। लेकिन कांग्रेस ने इस बार कम से कम उनके 60 सीटों वाले सुरक्षित दुर्ग में संगवारी करने की जो स्थिति बनाई है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। और इसका काट हो सकती थी वसुंधरा राजे।
वो उनके कार्ड के रूप में आ सकती थी, लेकिन मोदी जी ने तो उन्हें पहले ही साइड लाइन कर दिया। तो आप केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, जेपी नड्डा का नाम आप पूछ लीजिए, आप उदयपुर में हैं, वहां पे सामान्य लोगों से पूछिएगा, ग्रामीण रूरल एरिया में जाके जेपी नड्डा जी का लोग नाम नहीं जानते, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम नहीं जानते, राजेंद्र राठौर का नाम नहीं जानते। यानी पोस्टर में जिन लोगों को पोस्टर बॉय बना बना के मोदी जी चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो पोस्टर बॉय ही अब उनके फेल हो गया है राजस्थान में। ये नरेंद्र मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मैं तो देख पा रहा हूं कि अभी भी राजस्थान में कांग्रेस को मैं एज देख रहा हूं, यानी कि कांग्रेस बिल्कुल बढ़त में है। स्पष्टता फील्ड में थोड़े मेहनत करने के बाद, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में जो मतदाता है वो काफी मुखर किस्म के हैं, बिहार के मतदाता काफी मुखर किस्म के हैं। थोड़े राजस्थान के मतदाताओं का थोड़ा उनसे घुल मिल के जब आप प्रश्न करते हैं तो वो फिर सामने पे खुल कर आते हैं। तो इसलिए जो अलग अलग क्षेत्रों में मैंने जहां जहां यात्रा की, जो चीजें तमाम देखी, वहां पे कहीं न कहीं कांग्रेस को उसकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के आक्रामकता का भी लाभ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी बहुत आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, उनकी आक्रामकता का भी लाभ मिल रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है बहुत एग्रेसिव नोट पर इस पूरे चुनाव कैंपेन को संचालित कर रही है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन क्या उतनी ताकत ये है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी या अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को पूरी दमदारी के साथ चुनौती दे पाए। एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी इसी बात के साथ में कि क्या आपको लगता है उतनी दमदारी के साथ बीजेपी अपनी बात रख पा रही है? वही मैं कह रहा था कि बीजेपी ने, राजीव जी, क्या किया है, जो मोदी साहब का चेहरा है, कोई रीजनल चेहरा, राजस्थान का चेहरा इस वक्त कोई नहीं है। तो अगर मोदी साहब का चेहरा है और योगी यहाँ पे आ रहे हैं और वो दोनों लोग जो बात कर रहे हैं वो ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, तो उनके मैनिफेस्टो में कोई अच्छी बातें भी अगर हैं तो वो उसको हाईलाइट नहीं हो रहा। अभी मैंने विज्ञापन भी दिखाया उनका, बीजेपी का फुल पेज विज्ञापन, वो ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द ही है वो विज्ञापन। तो वो ध्रुवीकरण को अपनी सेंट्रल स्ट्रेटजी मानकर चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सेंट्रल स्ट्रेटजी शायद उतनी कारगर ना हो राजस्थान में, क्योंकि जिन योजनाओं की बात अभी कर रहे थे और योजनाएं नीचे गांव तक जा चुकी हैं, लोग उसके बारे में जानते हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा कि गहलोत की लोकप्रियता, वो भी अपनी एक फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है। और तीसरा एक देखिए बड़ा फैक्टर होगा, जैसे हम उदयपुर में खड़े हैं, उदयपुर ये किरोड़ीलाल मीणा कह रहा हूँ, यहाँ से जो असम के गवर्नर हैं वो यहाँ पे बड़े शख्सियत, वो 15 साल से चुनाव जीत रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे लगभग सारी सीटें उदयपुर की शहरी सीट को छोड़ के सब सीटें जो है वो रिजर्व सीटें हैं, एसटी रिजर्व सीटें हैं। उसमें सिर्फ एक कांग्रेस जीती है, लेकिन अभी दिख रहा है कि यहाँ पे भी कुछ टक्कर हो सकती है। गौरव वल्लभ यहाँ पे ठीक ठाक टक्कर दे रहे हैं। उनका एक मीडिया का प्रवक्ता होने के नाते मीडिया की प्रेजेंस भी है। तो यहाँ पे भी जैसी गढ़ है बीजेपी का, या जैसे मैं सवाई माधोपुर गया तो वो सीट फ्लिप सीट है, तो वो फ्लिप सीट में भी आप देखिए कि वहाँ पे भी रिबेल एक आशा मीणा खड़ी हो गई। अभी हम लोग कल जब चलेंगे अजमेर की तरफ तो देखेंगे कई रिबेल ऐसी सीट मिलेंगी जहाँ पे रिबेल खड़े हो रहे हैं, तो 20-22 रिबेल भी खड़े हैं। तो बीजेपी का जो पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट है, अगर आप इसमें से ईडी को, इलेक्शन कमीशन की खामोशी को, और जो दिल्ली का, नोएडा का मीडिया है, उसके प्रचार को अगर आप निकाल दें तो ज़मीन पे बीजेपी जो है उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही जितनी कि कांग्रेस दिख रही है। धरातल पर कौन आगे है कौन पीछे है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और साथ साथ प्रशांत टंडन जी से हम बात कर रहे हैं। और साथ साथ इस वक्त खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में चिरंजीवी योजना के मरीजों से मुलाकात करने गए। और तस्वीर आप बगल में देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में पहुंचकर चिरंजीवी स्वास्थ्य लाभ जो योजना है उसका लाभ ले रहे, स्वास्थ्य लाभ ले रहे कुछ वहाँ के मरीजों से
इलाज करवा रहे जो वहाँ पे लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं राहुल गांधी। आज उनका यहाँ दौरा और एक लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है इसी योजना के तहत। आप समझ सकते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट करवाना किसी गरीब के लिए कितना मुश्किल काम होता था, लेकिन आज की तारीख में इस योजना के तहत अगर ऐसा हो रहा है और उससे फीडबैक लेने के लिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आगे की गतिविधियां कांग्रेस की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही चिंता का सबब बीजेपी के लिए भी है कि सामान्य लोगों के बीच में राहुल गांधी या उनकी योजनाओं को, अशोक गहलोत की योजनाओं को बहुत ज़्यादा परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है। और अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कुछ देख रहे हैं, वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आना चाहता हूं सीधा पहले प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास। बहुत कुछ सुन रहे हैं प्रमोद अग्रवाल जी, चुनाव अपने यहाँ संपन्न करवा चुके हैं, छत्तीसगढ़ से आप जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव समाप्त हो चुका है, लेकिन अब राजस्थान की गहमा गहमी और उसके बीच आप हम लोगों की बातें बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं। जरा आपसे समझूं कि आप वहाँ बैठकर क्या कुछ देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ की तरह जहां योजनाओं का के दम पर भूपेश बघेल आगे बढ़ते हुए नजर आए चुनाव के दौरान, और वही कुछ यहां दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि राजस्थान में? राजीव जी, मैं बेसिकली राजस्थानी हूं। हमारे पूर्वजों ने राजस्थान इसलिए छोड़ा था क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान की समस्या थी। ऐसे बहुत सारे राजस्थानी आपको पूरे देश में मिलेंगे जिन्होंने इन समस्याओं की वजह से राजस्थान छोड़ा। आज राजस्थान देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। लगता यह भी है कि हमारे पूर्वजों ने क्यों छोड़ दिया। आज वहां की सरकार अगर 25 लाख रुपए दे रही है इलाज कराने के लिए और उससे 50 लाख तक बढ़ाने की बात कर रही है, तो मैं समझता हूं मेरे जैसे कई ऐसे सामान्य परिवार के लोग होंगे जो 50 लाख तो पूरे अपने जिंदगी भर में कमा नहीं पाते होंगे। अगर उसे 50 लाख का इलाज मिल रहा है तो उसे कहीं और जाने की जरूरत क्या है। जिस देश में लोग एक गैस सिलेंडर के लिए, एक नल पाने के लिए, एक नाली बनवाने के लिए सरकारों को वोट देते हैं, उस देश में अगर 50 लाख रुपए सिर्फ आपको इलाज करने के लिए मिल रहा है प्रति व्यक्ति, तो आपको तो कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव मुझे जो राजस्थान में दिख रहा है, मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था ये बात कि भारतीय जनता पार्टी इसे निम्न स्तर पर ले जाकर के लड़ना चाह रही है, क्योंकि जनता खड़ी है। अब कांग्रेस सामने नहीं है, जनता लड़ रही है भाजपा से, उसकी नफरत से। उन्होंने जानबूझ के निम्न स्तरीय शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया। सत्ता के शीर्ष में बैठे व्यक्तियों ने निचले स्तर के, हल्के स्तर के शब्दावली के शब्द बोलने शुरू किए ताकि इस चुनाव को मुद्दे से हटाया जाए। क्यों? राजस्थान में मुद्दा ही सबसे बड़ा है। वहां अकेली ऐसी सरकार है जो इलाज के लिए पैसे दे रही है, जो किसानों को एमएसपी की गारंटी दे रही है। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन में ये बात जब खत्म हुई थी, किसान आंदोलन, तब सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। वो केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं बनाया है और राजस्थान सरकार कह रही है कि हम देंगे। यह बहुत बड़ी बात है। मैंने छत्तीसगढ़ का चुनाव मतदान होने के पश्चात देखा है। मैं युवाओं के पास गया था जो नवोदित वोटर है, उनमें से बहुत सारे लोगों का मैंने सर्वे किया है। लड़कियों का कहना था कि हमको कॉलेज जाने के लिए बस फ्री मिल रही है, और मुझे अभी पता चला राहुल जी ने कहा कि वहां पर महिलाओं को सारी बसें आदि फ्री है, पूरे सभी महिलाओं को फ्री है। हमारे यहाँ सिर्फ लड़कियों को मिल रही है स्कूल कॉलेज जाने के लिए, तो वो कांग्रेस के साथ हो गई है। तो वहां जब महिलाओं को वास्तव में 50% की छूट मिल रही है तो उससे उसको और क्या उम्मीद करनी चाहिए। राजस्थान धार्मिक लोगों का प्रदेश है, धर्म से जुड़ा बहुत सारा मामला वहां पर है। उस धर्म की राजनीति को भी करने की कोशिश बीजेपी करी, नफरत फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन नफरत का कुहासा राजस्थान में छट चुका है, क्योंकि वहां खाने को 10 रुपए में अनाज मिल रहा है, बना पका पकाया अनाज मिल रहा है, वहां बस फ्री में मिल रही है, वहां इलाज फ्री में मिल रहा है, रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ अपनी योजनाओं को ना बताकर अगर आप निम्न स्तर पर ले जाकर जनता को बरगलाना चाहते हैं तो इस भूल में ना रहे भारतीय जनता पार्टी इस बार, क्योंकि 10 साल उन्होंने नफरत देख ली है, नफरत जनता ने भुगत ली है।
उस नफरत की वजह से ही उस 25 लाख की योजना का आधे से ज्यादा लोगों को लाभ उठाना पड़ रहा होगा, क्योंकि इनकी नफरत के बम कहीं भी फूट जाते हैं, आदमी घायल हो जाता है, नुकसान उठाता है। इसलिए जो शीर्ष नेतृत्व है उनका, वो भ्रष्टाचार की बात करता है, कपोल कल्पनाएं कर रहे हैं कि लाल डायरी में क्या है, और अशोक गहलोत भ्रष्टाचार कर रहे हैं, परिवारवाद फैला रहे हैं। वो आदमी ये बात कह रहा है जो आदमी अपने साथ सारे भ्रष्टाचारियों को लेकर के चल रहा है। मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर पर वो कुछ नहीं कहते, लेकिन वहां पर भ्रष्टाचार लाल डायरी की कपोल कल्पना कर रहे हैं कि इस लाल डायरी में ये लिखा होगा, वो लिखा होगा। आप कानून थे, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां थी, क्यों नहीं पकड़वा लिए आप लाल डायरी को? आपको कौन रोक पाता है? आप जब जब ईडी को भेज देते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जब चुनाव चल रहा था तो रोज ईडी के छापे पड़ रहे थे। मतदान 17 तारीख को हुआ, उस दिन के बाद से यहाँ ईडी का एक भी बंदा नहीं है, कोई छापे नहीं पड़ रहे हैं। जो छापे मारे थे उसकी भी कार्यवाही बंद हो गई हैं। इसका क्या मतलब है? आप दुरुपयोग करके शासन का, प्रशासन का राजस्थान को जीतना चाहते हैं। राजस्थान एकमात्र देश का ऐसा जिला है जो कुत्ते को भी कुत्ता जी कहता है। वहां पर नफरत नहीं पनप सकती। मैं मानता हूं, मेरा ब्लड है वहां का, मैं जानता हूं कि राजस्थान प्रेम की धरती है, जहां प्रेम ही पलेगा और प्रेम ही जीतेगा। राजीव जी, राजस्थान प्रेम की धरती है, रंगीला राजस्थान, और यहाँ के अलग अलग रंग आप जानते हैं। और उसमें एक रंग ये भी है कि ये प्रेम की धरती है, लेकिन सियासत का रंग क्या कुछ कहता है, कौन सा रंग आगे आता है? कांग्रेस का झंडा आगे बुलंद होगा फिर से, या बीजेपी का कमल यहाँ खिल जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब यहाँ खोजने के लिए हम पहुँचे हुए हैं राजस्थान के उदयपुर में। झीलों का शहर कहलाता है ये। एक झीलों के बीच में हम लोगों ने आज दिन में रिपोर्टिंग की थी और उसको शाम के वक्त हमने लाइव भी किया था, और उसका वीडियो भी आप शायद देखना चाहें तो देख सकते हैं, अपलोड हम लोगों ने कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हम यहाँ चर्चा अभी इस वक्त कर रहे हैं न्यूज़ पॉइंट में कि अब चूंकि कल जबकि चुनाव का शोर खत्म हो जाएगा, प्रचार खत्म हो जाएगा, और उसके बाद सबकी जो दिलों की धड़कनें हैं वो तेज हो जाएंगी, दोनों दलों के खासकर, और कुछ कुछ जगहों पे बागी नेताओं और बागी प्रत्याशी जो हैं उनकी तरफ से, और दूसरे जो दल हैं उनकी तरफ से भी जोर आजमाइश बहुत ज़्यादा देखने को हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन क्या आने वाले समय में अशोक गहलोत रिपीट करेंगे, या अशोक गहलोत 5 साल का जो एक रिवाज चला रहा है उस हिसाब से आउट हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इस बीच आप एक विजुअल देख ही रहे थे राहुल गांधी का, कि वो महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर पहुंचते हैं और चिरंजीवी योजना के तहत जो लाभ ले रहा, लीवर ट्रांसप्लांट करवा रहा एक पेशेंट है, उससे फीडबैक ले रहे हैं। आना चाहता हूँ ज़रा जल्दी अब डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपके पास आना चाहता हूँ। कैसे देखा जाए इन योजनाओं के दम पर सोशल जस्टिस और उसके अलावा यानी सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय के तहत इस समाज के उस वंचित तबके को, गरीब तबके को मजबूत करना, और ये एक अलग राजनीति के तहत एक इस चुनाव को लड़ते हुए देख रहे हैं हम राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को। क्या ये राह आगे जाकर के देश को एक दिशा देने के लिए आप कह सकते हैं कि उपयुक्त है, और इसका प्रयोग करना लाजिमी है आज के दौर में, जबकि यहाँ सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश होती है, नफरत बढ़ाने की कोशिश होती है? वैसे में मोहब्बत की दुकान खोलने वाली बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं और उसी दिशा को आगे बढ़ा रहे हैं, कितना सफल हो सकता है ये? राज्य जो 5 राज्यों का जो चुनाव है, इसने पूरा का पूरा विमर्श बदल दिया है। एक तो विषय है वो सारे बदल दिए, और सबसे बड़ी बात कि इस चुनाव को कांग्रेस केंद्रित कर दिया है। इसके ज्यादातर चुनाव की जब हम बात करते थे तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में रखकर और उसके परिप्रेक्ष्य चर्चा होती थी। लेकिन देखिए हिमाचल प्रदेश कर्नाटक जो चुनाव है बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा है। उसके बाद अब लोग जो भी समीक्षा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, वो कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, कांग्रेस को केंद्र में रखकर कर रहे हैं। इन 5 राज्यों के बीच में देखता हूँ एक बहुत ही कुछ चीजें कॉमन फैक्टर है और बहुत ही सुसंगति है। अगर हम छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉमन फैक्टर हैं कि जो कुछ काम हुए हैं
उन कामों के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर पटक कर रह गई है, लेकिन वो कोई भी सेंधमारी नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ आप जाइए तो मध्य प्रदेश में चूंकि भारतीय जनता ने कोई काम ही नहीं किया, और तेलंगाना में तो नहीं उतरा क्योंकि वहां पर सत्ता में नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पे कुछ बता नहीं पा रही, कोई ऐसी विश्वसनीय बात नहीं है, इसलिए तेलंगाना आउट होते दिख रही है। मिजोरम एक अलग संदर्भ है, उसके ऊपर हमको यहाँ बहुत ज्यादा चर्चा, लेकिन चारों राज्यों के बीच देखिए ये कॉमन फैक्टर है कि आप अगर काम करेंगे, हित के जो मुद्दे हैं उस पर काम करेंगे, बात उठाएंगे, भलाई के लिए काम करेंगे, तो आप लड़ाई में लौट सकते हैं। एक तरह से जा रहा था पिछले 7-8 महीने पहले, साल डेढ़ साल पहला, कि भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत लंबे समय तक वो कांग्रेस के लिए रास्ता नहीं छोड़ेगी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने सामाजिक न्याय को अपने हाथों में लिया, बड़ी तेजी से लौट आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है इन 5 राज्यों में भारतीय जनता जीते, या ये बात तो जरूर है कि वो ऐसी पोजीशन उसकी नहीं रहेगी, उसको रीथिंक करना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन 9 साल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ साथ अपना भी समय है, उसके कारण अब उसे विमर्श में लौटने और कोई ऐसा अपने आप को वापस खड़ा करने में बड़ा लंबा समय लगेगा। और दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी का ये है, जो आप पूछे थे कि आगे कहां तक ये जाएगा ये विषय, दुर्भाग्य उसका ये है कि बहुत ही कम समय में 6 महीने के अंदर 6 महीने के लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, और वो इतना कम समय है कि उस दौरान ये वैसे की बात है जो सारा साल खेलता रहा है और उसकी परीक्षा का टाइम आ गया और मुश्किल से 7 दिन बचे हैं, तो क्या पढ़ाई करेगा और कैसे पास होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है। इसीलिए देखिए एक और कॉमन फैक्टर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये है कि वो सांप्रदायिकता को फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फैला नहीं पा रही है। मध्य प्रदेश और तेलंगाना, वहां तो उसने हथियार डाल ही दिए, वो जान यहाँ पे हमारा जो ध्रुवीकरण का सांप्रदायिकता का मामला है वो तो आगे बढ़ नहीं सकता। जैसे मुझे लगता है कि इस तरीके से पार्टी के हाथ का जो मामला है वो भी पूरी तरीके से विलोपित हो जाएगा। अगर राजस्थान ने जो मामला है उसको भी खत्म कर दिया और कामों को तरजीह दी, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरा एक वो सोच नहीं पाएगी कि अब हमें आगे क्या करना है। राजीव जी। जी बिल्कुल। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चिंता की बातें यहाँ पर बीजेपी के लिए, और वो भी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव सिर पे हो और ऐसी चिंताएं सामने हो तो फिर जीत कैसे हासिल की जाए। और सबसे बड़ी बात कि क्या आप आमजन को लुभा पा रहे हैं, क्या जिसके पास रोजगार नहीं है उसे रोजगार दे पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, सिर्फ रोजगार की ही बात नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब मूल मुद्दों की बात अगर की जाए, मूल मुद्दों पर आधारित जो योजनाएं हैं उनकी बात की जाए, तो यहाँ कहीं ना कहीं अशोक गहलोत आगे दिखाई देते हैं। एक बार जल्दी से आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे आप अब जबकि हम उदयपुर पहुंच चुके हैं और लगभग आधा से ज़्यादा राजस्थान को कवर करके आप सबके बीच यहाँ क्या कुछ चल रहा है वो रख रहे हैं। और हमसे पहले राहुल लाल जी और उनसे पहले हमारे साथी प्रशांत टंडन जी यहाँ से जा चुके हैं, और प्रशांत जी दोबारा यहाँ हमारे साथ में हैं। और राजस्थान क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं कि हमारी पूरी टीम राजस्थान में अभी लगी हुई है। अमलेंदु जी। अमलेंदु जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी राजीव जी, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से असल में बहुत ज़्यादा उम्मीदें बची हैं, केवल इसी एक राज्य से, क्योंकि जो 5 राज्य हैं उनमें यही से उसको एक आखिरी उम्मीद जो थी वो बची हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि वो आखिरी उम्मीद पे भी जो है वो पानी फिर जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राजीव जी की भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विभाजन की राजनीति करके और हिंदू मुसलमान करके, जो है सीधी सी भाषा में कहा जाए, उस पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब जैसे बताया गया कि प्रधानमंत्री ने जो उदयपुर में अपना रोड शो का रास्ता चुना, तो वो उन रास्तों चुना जहाँ 2008 के थे वो ब्लास्ट हुए थे। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि मोदी जी को ज्ञान देने वाले लोग असली चीज भूल गए, और भूल ये गए राजीव जी कि 2008 में जो ब्लास्ट हुए थे वो 13 मई 2008 को हुए थे। सरकार थी भारतीय जनता पार्टी। 26/11 को मुंबई हमले के बाद 28 नवंबर को मेरा याददाश्त साथ दे रही है, भारतीय जनता पार्टी ने सारे अखबारों में मुखपृष्ठ पे पूरे पेज के विज्ञापन दिए, आतंक को चोट, भाजपा को वोट।
और जब 8 दिसंबर को परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पिच पे खेल करके राजस्थान का चुनाव जीतना चाहते हैं तो उनको 2008 के उस चुनाव से थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए थी। राजस्थान की पिच जो है वो पिच नहीं है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलना चाहते हैं। ये पिच कांग्रेस और वसुंधरा राजे सिंधिया की पिच थी, जिन वसुंधरा राजे सिंधिया को आपने उठा करके किनारे कर दिया है। अब आज प्रधानमंत्री थे राजस्थान में और जब बातें कर रहे थे कि साहब वो राजेश पायलट के बेटे के साथ नाइंसाफी हुई, अब आपने तो कह दिया राजेश पायलट के बेटे के साथ इंसाफी हुई, अब लोग पूछ रहे हैं कि विजय राजे सिंधिया की बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी अत्याचार क्यों कर रही है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? प्रधानमंत्री इसका जवाब क्या देंगे कि विजय राजे सिंधिया की बेटी जो है वसुंधरा राजे सिंधिया, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय क्यों कर रही है? प्रधानमंत्री उसका नाम लेने से क्यों कतराते हैं? प्रधानमंत्री उसका सम्मान करने से क्यों कतराते हैं? नड्डा जी उनके हाथ से पोस्टर छीन करके गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथ में क्यों दे देते हैं? इसके जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या होंगे? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पे राजस्थान में खेलना चाहती है वो पिच बहुत रपटीली है। भारतीय जनता कुछ हासिल होने वाला नहीं है, नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपना नुकसान जो है वो कर चुकी है। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया सामने फेस होती है, उनको फेस रख करके भारतीय जनता पार्टी की होती तो कहीं टिकने का कोई चांस नहीं थे। तो इसलिए जो रिवाज बदलने वाली बात या भारतीय जनता पार्टी जो कैसे लगी उसकी सारी बातें हैं, मुझे लगता है ये सारी बातें वहां निर्मूल होने जा रही हैं। और जिस तरीके से हम लोगों ने रिपोर्ट्स दिखाई हैं, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट्स आपने वहां से भेजी हैं, निकिता ने जो बातें की हैं, जो सारी चीजें सामने निकल करके आई हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो निम्न मध्यम वर्ग और जो गरीब तबका है उसमें अशोक गहलोत की पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है। सारे धर्म और जाति की दीवारें तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे निपट पाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सारे मुद्दों के ऊपर जिस हिंदू मुसलमान की पिच को लाना चाहती है उसमें कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ये पिच जो है वो राजस्थान में मुझे लगता है कि वो काम में आने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। अब कल का दिन और बचा है चुनाव प्रचार का। प्रधानमंत्री जितना जहर घोलना चाहते हैं फिजा में उतना घोलने की कोशिश कर ले कल शाम 5 बजे तक। उसके बाद कहीं और जाकर के वहां से संदेश देने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जो उनकी आते हैं कि परसों भी कहीं से जाकर के राजस्थान को संदेश देने की कोशिश करेंगे, जहर घोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जहर जो फिजा में घोलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस जहर की दवा जो है वो राजस्थान ने निकाल ली है और अशोक गहलोत के रूप में इस जहर की काट जो है वो राजस्थान की जनता ने निकाल लिया है। ये बाकी अब 3 दिसंबर जब आएगा परिणाम, उससे सब चीजें जाहिर हो जाएंगी। बिल्कुल 3 दिसंबर को परिणाम आएगा, कौन कितना जहर घोला, कौन उस जहर की काट खोज लिया, ये सब कुछ पता चल जाएगा 3 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले हम समीक्षा कर रहे हैं 25 दिसंबर के मतदान की और वहां पर जनता का मूड क्या है, कौन किधर जा रहा है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, मुद्दों की बात तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन जरा चुनाव प्रचार के जोर की भी बात हम आपसे समझना चाहते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कुछ मुद्दों पर आधारित अपनी बात रख रही है, एग्रेसिव नोट पे काम कर रही है, प्रचार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए शुरुआत से जिस उनका एक अंदाज रहा है उसी अंदाज में अपना भाषण वो रखते हैं और उस भाषण में मूर्खों के सरदार से लेकर के बहुत सारी बातें। और अब तो आज ही अभी प्रशांत टंडन जी दिखा भी रहे थे कि कैसे फुल पेज के ऐड दिए गए हैं और वो विज्ञापन नहीं है, मतलब वो विज्ञापन की तरह दिया गया है, लेकिन वो ऐसा दिख रहा है कि अखबार का प्रथम पेज है और जिसमें बहुत पुरानी चीजों को सामने लाया गया है। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि इन मुद्दों के आधार पर और जैसे जैसे मुद्दे चेंज हो रहे हैं उन मुद्दों के आधार पे क्या अब बीजेपी के लिए आगे की लड़ाई और मुश्किल नहीं हो जाएगी? अगर आपके पास चिरंजीवी योजना का कोई काट नहीं है तो आपकी लड़ाई बहुत, अगर कामधेनु योजना का कोई काट आपके पास नहीं है तो आपकी लड़ाई बहुत मुश्किल है। अगर किसानों को और महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की जो कांग्रेस की योजनाएं हैं उनका काट अगर आपके पास नहीं है तो आपकी लड़ाई बहुत मुश्किल है। आप इन मुद्दों के जिन मुद्दों की बात बीजेपी कह रही है उन मुद्दों के आधार पर लोगों को आकर्षित नहीं कर सकती। और इसका प्रमाण यह है कि पिछले 5 सालों में राजस्थान में जो उपचुनाव हुए हैं किसी भी एक को छोड़कर किसी जनता को आकर्षित नहीं कर पाई। वो केवल ये इंतजार करती रही कि कांग्रेस में टूटन हो, सरकार गिर जाए। जो तोड़ फोड़ के उसके प्रयास चल रहे थे, इसके अलावा उसने कोई राजनीतिक माहौल नहीं पैदा कर पाई क्योंकि उसके पास मुद्दे नहीं थे। कांग्रेस अशोक गहलोत की सरकार ने हर जरूरतमंद के पास पहुंचने का प्रयास किया
ये गंभीर आरोप केवल जो उनके ऊपर प्रश्न पत्रों के लीकेज के हैं, उसमें भी उन्होंने कार्रवाई की, जो आयोग के सदस्य तक के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की गंभीरता से, लेकिन एक बड़ी सफलता कर सकते हैं। बाकी किसी जो समाज कल्याण के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ कोई माहौल नहीं बना पा रही है। और किसी भी राज्य में जहां पे बीजेपी की गवर्नेंस है, वो कांग्रेस से बेहतर कोई गवर्नेंस देने की बात नहीं कर पा रही है कि हमने यहाँ बहुत बेहतर सरकारें दी हैं, हमने बेहतर लोगों की समस्याओं का समाधान किया है, जो लोगों के से जुड़े हुए मसले हैं उनके समाधान की बात की है, वो तो किया नहीं। कांग्रेस का एक जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा अभी इस चुनाव में बना हुआ है, वह है कि उसने पूरे के पूरे प्रचार अभियान को अपने स्थानीय नेताओं पर छोड़ा हुआ है। आप याद कीजिए, जैसे कल इनका संकल्प घोषणा पत्र जारी हुआ कांग्रेस का, सोनिया गांधी नहीं थी वहां, राहुल गांधी नहीं थे, प्रियंका गांधी नहीं थी, पार्टी के अध्यक्ष थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, सचिन पायलट थे, माने जो संगठन है वहां मौजूद है, और इन्हीं संगठन के नेताओं के बोलते उनका पूरा प्रचार अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी चुनाव की घोषणा के पहले राजस्थान में पिछले 1 साल में 14 जनसभाएं कर चुके हैं। ये सब एडिशनल है जो चुनाव के दौरान हो रही है। बात केवल वही कर रहे हैं, कोई आपकी बात में नयापन नहीं है, केवल और केवल आपके बातों में दोहराव हुआ है। अगर आप ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं वो संभव नहीं है। किस बिना पर ध्रुवीकरण होगा? अगर राजस्थान की सरकार के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहा है, कि क्या आरोप साबित हो चल पाएगा लोगों के बीच में? अगर चिरंजीवी योजना का लाभ बिना जाति, धर्म, वर्ग, विशेष, आय, उम्र के किसी भेद के को छोड़ करके सबको उसका लाभ मिल रहा है, किस बात का तुष्टीकरण? अगर कामधेनु योजना में जो किसान प्रभावित हुए हैं, जो लंबी के बीमारी के कारण किसानों को असर पड़ा, वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी बिरादरी के हो, किसान है वो, उनको सरकार ने लाभ दिया। उनकी जो अन्नपूर्णा योजना है उसमें भी आपने कोई भेदभाव नहीं किया। आप अगर आप कोई तथ्यात्मक बातें हो तो आप कर सकते हैं, लोगों को समझ में आएगी। अगर कन्हैया लाल के हत्यारों जिन लोगों के ऊपर हत्यारों के आरोप लगे, उनके तो फोटो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ देखा। आपने तो आज तक एनआईए उसकी जांच कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गंभीर कार्रवाई नहीं दिखाई पड़ी किसी के साथ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये इस कांग्रेस के प्रचार अभियान के वैल्यू एडिशन केवल हैं, वो स्थानीय नेताओं पर निर्भर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास वो स्थानीय लोग नहीं है। आपने पूरा का पूरा जो अभियान है वो मोदी जी के भरोसे चल रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री से हम बेहतर जीवन का आश्वासन चाहते हैं, हम आलोचना नहीं सुनना चाहते। बिल्कुल, आलोचना करने वाले तमाम लोग हैं, आप अपने विरोधी दल की आलोचना करके हमको प्रभावित नहीं कर सकते। हम प्रधानमंत्री सुनना चाहते हैं कि हमारा आने वाला दिन कैसा बेहतर होगा, हमारे पास कौन कौन सी योजनाएं हैं, किस तरह का गवर्नेंस हम देने जा रहे हैं। वह हो नहीं रहा है। आप कांग्रेस ने क्या किया? सचिन पायलट के साथ अन्याय, अरे सचिन पायलट के साथ अन्याय हुआ, वसुंधरा राजे के बेटे के साथ आपने कौन सा न्याय कर दिया? उनके साथ क्या किया हुआ? दुष्यंत सिंह के साथ कौन न्याय किया है आपने? वो क्या कोई कल के नेता हैं? आप ये कहते रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार हमारे लिए जीरो टॉलरेंस है। मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार के आरोप तो कैलाश मेघवाल ने आपके मंत्री के ऊपर लगाया, क्या हो गया? सिंचाई में आपके शेखावत साहब के साथ जो केंद्रीय मंत्री है, जल संसाधन मंत्री, उनके ऊपर आरोप लगे, कौन सी जांच आपने करा दी? सवाल ये नहीं, सवाल ये है ना कि अगर आपके पास अगर जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, उनको अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे और स्थानीय नेताओं का महत्व नहीं देंगे, पब्लिक कनेक्ट डेवलप नहीं कर सकते हैं, संभव ही नहीं है। स्थानीय नेताओं को महत्व देने का, स्थानीय संगठन को मजबूत करने का लाभ कांग्रेस को क्या मिला कि वह अधिकाधिक जगहों पर, 5 जगहों पर जो उनके विद्रोही थे उनको अपने साथ बैठा लिया। मतलब यह काम स्थानीय अशोक गहलोत किसी विद्रोही नेता के घर जाकर के उसको बैठा सकते हैं, चलेगा घर, बात की हो, उस व्यक्ति अपनी उम्मीदवारी वापस लेंगे। आपके सब साथ तो संभव नहीं है। यह काम स्थानीय नेतृत्व तो प्रदेश स्तर के नेता कर लेते हैं, जिसको आपने किसी को पनपने नहीं दिया। और किसके बिना पर हर मतदाता भी अपने नेता के साथ जुड़ना चाहता है। राजस्थान में आज लोग किसके साथ जुड़ना चाहेंगे? आप वसुंधरा राजे को आगे नहीं कर रहे हैं, बाकी कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका पैन राजस्थान असर हो, चाहे ओम बिरला साहब हों, चाहे अर्जुन मेघवाल साहब हों, चाहे राजवर्धन सिंह राठौर साहब हों, चाहे अश्विनी वैष्णव साहब हों,
किसी साहब का नाम आप ले लीजिए, राजेंद्र राठौर साहब हो, जो अपने इलाके से कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। राजेंद्र राठौर बाहर के एमएलए, आपने उनका क्षेत्र बदल दिया। अब वो अपने क्षेत्र को संभालने के दूसरे को जिताने के लिए चले जाए। वो सवाल है ना कि जो कांग्रेस का अभियान बीजेपी के मामले में इस आधार में बेहतर है कि एक तो उन्होंने पूरा का पूरा अभियान, उनका प्रचार अभियान स्थानीय नेताओं के ऊपर है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और सीपी जोशी। बाद में जो केंद्रीय नेता हैं उसका उन्होंने वैल्यूएडिशन बनाए हुए हैं, और वो कहीं भी बीजेपी के जाल में फंसे नहीं। ये जो मूर्खों के सरदार का जो आरोप है वो केवल ये कि आप उत्तेजित होकर कोई बात कीजिए, कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस ने कहीं प्रतिकार नहीं किया, वो अपनी बात कर रही है, अपने तरीके से बात कर रही है, और वही बात करे जो लगातार कहती चली आ रही है। स्थानीय मुद्दों के साथ अपने को जोड़े रखा। जो ईस्टर्न इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात चल रही है, वो कितना बड़ा आरोप है बीजेपी के ऊपर। आपने क्यों नहीं लागू किया पिछले 10 सालों में? आप देते रहे, क्यों नहीं लागू कर दिया? तो कांग्रेस ने अपने आप को मुद्दों के साथ जोड़े रखा। स्थानीय लीडरशिप उनके साथ बनी हुई है, गवर्नेंस के बातों को लेके जा रहे हैं वो जी, और एक बेहतर जीवन का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं लोगों के साथ। और जो भी, अगर आप युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं, बेरोजगारों को संबोधित कर रहे हैं, किसानों को जोड़ रहे हैं, तो कौन सा विकल्प बचा अन्य लोगों के पास? अगर आप इनसे बेहतर कोई बात कर लेंगे। और ध्रुवीकरण की बात होने से नहीं, वो चल नहीं पा रहा है, उसी के भरोसे आप बैठे हुए थे, अपने संगठन को आपने मजबूत नहीं किया। तो प्रचार अभियान भी कांग्रेस का बेहतर दिशा में चल रहा है, और यही वजह है कि आप जो बदलाव की बात प्रमुखता से दिखाई पड़ती थी, अब देखिए क्या स्थिति इस समय। जब 2013 में सरकार गई थी, आप याद कीजिए कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई थी। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस का प्रचार अभियान जो मुद्दों के आधारित है, जो जनता से जुड़े हुए सवाल है उन पे आधारित है, यह उसकी बड़ी ताकत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दों और खासकर जनता की जो जनता एक ताकत होती है, आप जानते हैं, उसके वोट जो है, एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और क्या पिछले 10 दिनों में यहाँ बहुत सारा परिवर्तन आ गया है, या 10-15 दिनों में? आज से पहले जो कहा जा रहा था, आज से पहले जब कहा जाता था कि कांग्रेस शायद पीछे है, ये भी कह रहे थे लोग, लेकिन क्या अभी ऐसा है? जरा राहुल लाल जी आपके पास आना चाहता हूं। आप लगभग 15-20 दिनों तक लगातार घूमते रहे, और आप जब शुरुआत में आए थे उस समय और जब आप लौट के गए हैं तब क्या परिवर्तन आपने देखा? था अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान के वोटर्स में, अगर हम पहले जब गए थे तो उस समय थोड़ा चुनावी माहौल गर्म नहीं हुआ था, कि लोग अभी वो निर्णय नहीं लिया था कि क्या हमें निर्णय लेना है। और कुछ लोग जो पूरा परंपरागत वोटर्स थे, यानी कि बीजेपी के खेलने वाले बीजेपी की बात कर रहे थे, कांग्रेस वाले कांग्रेस की बात कर रहे थे। लेकिन जब अभी वहां पर पहुंचा हूं तो लोग अब बिल्कुल निर्णय ले रहे हैं, सबों के भाषणों को ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे मान लीजिए, बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान में खूब दंगे हो रहे हैं। मैंने कई लोगों से पूछा कि प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि राजस्थान दंगों वाला क्षेत्र है। सामान्य जनता कह रही है कि भाई कहां से दंगे का नाम ले रहे हैं? खुद दिल्ली में दंगे हो गए, जहां गृह मंत्री जी बैठ रहे हैं। हरियाणा के नूह में दंगे हो गए, मेवात में दंगे हो गए, इतनी बड़ी संख्या में मौत हो गई। गुरुग्राम तक में पहुंच गए आंख इसकी। यहाँ के तो दंगे एक तरह से उस दंगों को लोग मानते हैं कि अशोक गहलोत ने काफी कुशलतापूर्ण ढंग से दंगों को कंट्रोल किया, जो दंगे को भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन भड़काने में लगे हुए थे। तो तमाम दंगों की पृष्ठभूमि पर सामान्य जनता की राय लीजिए। भले चाहे अगर वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी होता है, वो लोग भी हंसते हुए स्वीकार करते हैं कि युद्ध के मैदान में तो सब जायज होता है, तो चलती है सारी चीजें। लेकिन जनता के पास जवाब है कि ये जो भड़काने वाली राजनीति है, उससे राजस्थान स्वीकार नहीं कर रहा। देखिए, हम लोग एक लोक कल्याणकारी राज्य की जब बात करते हैं, तो उस लोक कल्याणकारी राज्य का आज के समय में राजस्थान से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? अलग अलग सेक्शन में देखिए, 2020 में कोरोना, लोगों से अगर बात कर रहे हैं तो लोग बता रहे थे कि कोरोना के दरमियान में ऑक्सीजन की उपलब्धता, जब ऑक्सीजन की कमी के कारण 2021 में देश भर में लोग मर रहे थे, उसमें भी अशोक गहलोत का प्रबंधन काफी बेहतर था। यहाँ पे अस्पतालों का प्रबंधन काफी बेहतर था। और जो डिलीवरी सिस्टम रहा, इस डिलीवरी सिस्टम को लोग हमेशा याद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इस डिलीवरी सिस्टम की कोई काट नहीं है। एक चीज हम लोगों को देखिए समझना पड़ेगा राजीव जी,
कि जो बीजेपी के जो 23 जो बागी हैं, वो 23 बागी प्रत्याशी वो बागी हैं जिनको कि वसुंधरा राजे का समर्थन प्राप्त। अभी आप उदयपुर में हैं, वहां से केवल 100 किलोमीटर दूर चले जाइए चित्तौड़गढ़, देखिए चंद्रबान आके किस तरह से चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पूरे समीकरण को बिगाड़े हुए हैं। तो अलग अलग एरिया में जो बागी हैं वो उनको वसुंधरा राजे का समर्थन प्राप्त। अगर वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी मना के चल रही होती तो इन बागी नेताओं से यूनुस खान, देखिए उनको टिकट दिलाने का उन्होंने प्रयास किया था, वो वसुंधरा राजे के काफी करीबी नाते हैं। कैलाश मघवाल जी को देखिए, ये तमाम लोग हैं, प्रियंका जी हैं, तो वो कई सारे जो लोग हैं वो बागी नेताओं में खड़े हैं और वो उनके, तो ये सब किसकी राजनीतिक त्रुटि कहलाएगी? ये सब सारी राजनीतिक त्रुटि है केंद्रीय आलाकमान की, बीजेपी की। तो आप ना तो आप अशोक गहलोत के कल्याणकारी योजनाओं का कोई पार्ट दे पा रहे हैं, इलेक्शन अब आने वाला है, सिर पे है, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो वो लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। और प्रशांत जी ने जो दिखाया आज, जो अभी हमने विज्ञापन देखे आज के उदयपुर के विज्ञापन, वो तो बिल्कुल हम लोगों को हिला देने वाला है कि आप कहां तो केंद्र सरकार का काम होना चाहिए पुराने जख्मों को जो है कि मलहम डालने की, लेकिन आप चुनाव के समय पुराने जख्मों के ऊपर नमक डाल के लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की जनता इतनी घटिया किस्म की राजनीति को किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करेगी, क्योंकि जिस उदयपुर में वो बार बार उस घटना का नाम ले रहे हैं, उदयपुर की जनता से पूछो, उदयपुर की जनता खुल के कहती है कि हम अशोक गहलोत सरकार ने त्वरित तौर पर कार्रवाई की, तुरंत से उसकी गिरफ्तारी हुई, घटना घटी, वो आदमी भाग रहा था, गिरफ्तारी हुई और जो अभियुक्त व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी का ही करीबी निकला। तो ऐसे स्थिति में उस पूरे प्रकरण पे एनआईए के जांच के प्रणाली पर सवाल उठते हैं। आप सोच के देखिए कि जब राजस्थान का चुनाव बिल्कुल फिर माथे पे है, तब आप फिर से जो है कि ईडी को सक्रिय कर रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस के मामले में प्रॉपर्टी आप जब्त कर रहे हैं। तो लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं राजीव जी कि 2014 से जांच ईडी कर रही है, क्या ये जांच अनंत काल तक चलती रहेगी? 24 में खत्म होगी कि 34 में खत्म होगी? कब खत्म कीजिएगा इसे आप? ईडी अगर इतनी छोटी से मामले की जांच नहीं पूरी कर पा रही है तो वो कौन सी जांच पूरी कर लेगी? तो इसका मतलब है कि केंद्रीय तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। इसको भी राजस्थान के लोग समझ रहे हैं, राजस्थान के लोग जान चुके हैं कि अगर किसी के घर में ईडी इनकम टैक्स की छापामारी हो रही है तो वो आदमी बेमान नहीं है, बल्कि वो खुल के केंद्र सरकार के बारे में बोल रहा है। किस कारण से ये चीजें हो रही है उस पर राजस्थान की जनता सम्मान के साथ देख रही है। ये स्थितियां मैंने राजस्थान में घूम के देखी और मुझे महसूस हुई थी राजीव जी। बिल्कुल, आप चूंकि घूम करके देख चुके हैं और हम लोग भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और जो बात आप कह रहे हैं वही बातें हम भी देख रहे हैं। इस वक्त राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को आपके सामने लाना चाहता हूं, जरा स्क्रीन पर ले आइए उस ट्वीट को। और आप देखिए कि राहुल गांधी ने लिखा है यहां पर कि चिरंजीवी योजना का चमत्कार आज खुद जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर देखा। ये फोटो भी इन्होंने शेयर किया है और इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि किडनी ट्रांसप्लांट मुफ्त, लीवर ट्रांसप्लांट मुफ्त, कैंसर का इलाज मुफ्त, हृदय रोग का इलाज मुफ्त, ऑपरेशन मुफ्त, डायलिसिस मुफ्त, इम्प्लांट्स मुफ्त। और इसके अलावा भी इनके इस ट्वीट में है कि मरीजों और उनके परिजनों के चेहरों पर सुकून में इतना असर साफ दिखा। भारत की सबसे बेहतरीन मुफ्त इलाज की इस पहल ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा की और हमारे घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि इस क्रांतिकारी योजना में इलाज की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। राजस्थान के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़े से बड़ा और महंगे से महंगा इलाज राज्य की जिम्मेदारी है। कांग्रेस फिर से सदा चिरंजीवी राजस्थान, सदा चिरंजीवी राजस्थान। प्रशांत जी, ये चिरंजीवी योजना ही देखिए संजीवनी बूटी बन सकती है, और ये केवल राजस्थान की बात नहीं राजीव जी, ये देश की राजनीति की दिशा बदल सकती है। और मुझे लगता है कि बीजेपी, जैसा मैं पहले कह रहा था, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव से कोई इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया, उसको रिव्यू नहीं किया कि वहाँ पे अगर हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं चला और जिस तरीके का वोट हुआ, उनको भी खबर लगी होगी, हम लोगों को खबर है, तो राजस्थान में कैसे चल जाएगा। और राजस्थान में मुझे लगता है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन ईडी, ओवर डिपेंडेंस, आवश्यकता से अधिक निर्भरता नोएडा के मीडिया पर, और आवश्यकता से अधिक निर्भरता हिंदू मुस्लिम कार्ड पर कि मोदी साहब बोलेंगे और सब हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी
ईडी पर आए, वो डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा पे आपने रेड मारी और आपने जाट को इंगेज नहीं किया और तरीके से, तो वो आपने गैप छोड़ दिया है। अब उसका जो असर होगा वो हो चुका होगा, जबकि आरएलपी अब आपके साथ नहीं है। जी बिल्कुल। तो बहुत सा बेनीपाल, अब बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल अब आपके साथ नहीं है, तो उसका जो असर होना होगा वो हो चुका है। अब वो मतलब आप इम्तिहान की रात को सारी पढ़ाई नहीं कर सकते, एक ही दिन बचा है, तो बहुत सारे गैप्स बीजेपी ने छोड़ दिए। मैं सीट बाय सीट एनालिसिस और सेफोलॉजी की बात यहाँ नहीं करना चाहता, क्योंकि हम लोग ये काम करने में निकले, हम लोग जनता क्या बात कर रही है, लोग क्या बात कर रहे हैं, वो देखने सुनने निकले हैं और रैंडमली बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब खड़े थे तब भी बात की थी, कुछ युवाओं से बात हो रही थी और युवा ये कह रहे थे कि इस बार हो सकता है कि ये जो बदलने का, पासा बदलने का रूल है वो बदल जाए, वो रिवाज बदल जाए। वो भी आपके सामने ही कुछ लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, तो रैंडमली हम लोगों की राय ले रहे और देख रहे हैं कि क्या चीज़ चल रही है। तो जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो योजनाएं हैं, जिनकी बात सुनील जी भी कर रहे थे, योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है। और सबसे बड़ी बात देखिए, खुद मोदी साहब जानते हैं कि जब आप अगर 80 करोड़ लोगों को आप राशन का मियाद बढ़ा रहे हैं, तो और आयुष्मान भारत की यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है, तो चिरंजीवी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी आयुष्मान भारत स्कीम नहीं चली लोगों के बीच, या उसका लाभ नहीं मिला, या उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, या उसका आप ऑडिट नहीं कर पाए ठीक से, तो क्योंकि यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है उसकी। और कई लोग उसके फीडबैक मिलते हैं हम लोगों को कि कौन से अस्पतालों में जो है वो कार्ड उनका चलता है, कौन से अस्पतालों में नहीं चलता है। तो यहाँ पे लोगों को एक डर है, डर ये है कि अगर गहलोत जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, पेंशन बंद हो जाएगी, ये स्कीम्स बंद हो जाएंगी, ओपीएस वही ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी शासित बाकी राज्यों में नहीं है। तो ये जो डर है लोगों का, और आयुष्मान भारत यहाँ पे लागू करेंगे और चिरंजीवी योजना बंद कर देंगे, क्योंकि बीजेपी आमतौर पे दूसरे राज्यों में भी देखिए कि नर्सिंग होम कल्चर से लोग घबराते हैं। एक छोटी बीमारी में भी जाते हैं तो उनका 5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च हो जाता है। तो इस नर्सिंग होम कल्चर को यहाँ पे गहलोत सरकार ने अगर ख़त्म किया है और लोगों में विश्वास जगाया है, लोग सेविंग क्यों करते हैं? क्योंकि बीमारी आ जाए तो कम से कम हम इलाज करा पाए, और जिनके पास सेविंग नहीं है वो क्या करेंगे? तो इसलिए ये बहुत बड़ा अंडर करंट मुझको दिख रहा है, कम से कम, कि चिरंजीवी योजना का अंडर करंट बहुत ज़्यादा है, जो 25 तारीख के चुनाव में दिखाई देगा। जी, अंडर करंट, पहली बार ये शब्द राजस्थान के लिए सुन रहा हूं, और प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि चिरंजीवी योजना का अंडर करंट 25 तारीख को दिखाई दे सकता है, जिसका रिजल्ट 3 तारीख को आएगा। अगर ऐसा है तो परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई दिखाई देंगी। और लेकिन इस बीच राहुल गांधी के उस ट्वीट को आपने देख लिया। उससे पहले राहुल गांधी पहुंचे और किडनी ट्रांसप्लांट वाले मरीज से एक फीडबैक लेने के लिए पहुंचे थे। वो तमाम बातें आप तक हम रख चुके हैं, और इसके साथ साथ उनके ट्वीट को भी आपने देखा। उसका आखिरी, उस ट्वीट में जो आखिरी लाइन थी, उन्होंने लिखा था, राजस्थान सदा चिरंजीवी भवा, जो कहते हैं ना, जो अगर आशीर्वाद देते रहे हैं तो उसमें भी, तो राजस्थान सदा चिरंजीवी भवा टाइप की बात हो गई है कि हमेशा आप चिरंजीवी, आपकी उम्र लंबी हो तो उसके लिए आप इलाज, स्वास्थ्य की सुविधाएं आपके पास हो। ये जरा आना चाहता हूं जल्दी से क्लोजिंग कमेंट के लिए हमारे साथी प्रमोद अग्रवाल जी के पास। सब सुन रहे हैं प्रमोद अग्रवाल जी, बहुत सारी बातें आप सुन रहे थे, जरा आपसे समझूं, चिरंजीवी भवा, क्या चिरंजीवी भवा योजना, यानी चिरंजीवी योजना अशोक गहलोत को चिरंजीवी भवा सियासत में और खासकर सरकार में फिर से रखने के लिए, लाने के लिए कारगर साबित दिखाई देती है? मुझे तो लगता है कि राजस्थान में चिरंजीवी योजना अगर जीत जाती है तो पूरे देश को यह समझना चाहिए कि यह 24 के लिए भी गेम चेंजर है। यह योजना पूरे देश में भी लागू हो जानी चाहिए। इस देश के सारे लोगों को हक है कि वो चिरंजीव बने और दंगे फसाद में तो कम से कम बिल्कुल ना मरे।
राजस्थान एक लीक से हट के बात कर रहा हूं कि राजस्थान शौर्य पराक्रम और दानदाताओं की धरती रही है। जिस उदयपुर में खड़े हैं वहां पन्ना राय ने अपना पुत्र बलिदान कर दिया था, और जहां राजस्थान में भामा शाह ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्रहित में दान कर दी थी, वहां से इस देश के 10 बड़े उद्योगपति पैदा हुए जिन्होंने इस देश को सजाया संवारा, और पूरे देश में धर्म स्थलों पर धर्मशालाएं बनाई, जल के स्रोत बनाए, रहने और खाने का इंतजाम करवाया। ऐसा कोई धर्म स्थल नहीं है हिंदुस्तान का जहां पर राजस्थानी सेठों के बनाए हुए ऐसे स्थान ना हो। मैं ये पूछना चाहता हूं वर्तमान सरकार के नए उद्योगपतियों से, जो देश का पैसा खा रहे हैं, बैंक का पैसा खा रहे हैं, जनता का पैसा खा रहे हैं, जिन पर दुनिया भर के आरोप लग रहे हैं पैसा अनैतिक रूप से कमाने के, वो बताएं कि इस धर्म स्थल, इस धर्म के देश में उन्होंने किस धर्म स्थल पर इस तरह का एक आध भी काम किया है। धर्म और दान दोनों की महत्ता राजस्थान की जनता जानती है, और मतदान की तो बहुत बेहतरीन ढंग से जानती है। मैं मानता हूं कि इस बार जनता निश्चित रूप से रिवाज बदलेगी और परंपरागत रूप से अपने दान की महत्ता को समझते हुए एक ऐसी सरकार को दान देगी जो सदा चिरंजीव रहे, राजस्थान की सार्थकता को सिद्ध करेगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, चिरंजीवी योजना क्या यहाँ पर गेम चेंजर ये योजना होगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उस सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत टंडन जी जो बात अपनी रख रहे थे कि अंडर करंट शायद यही हो, और वैसी ही बात हमारे तमाम साथी सुनील शुक्ला जी बहुत बृहत रूप से और बहुत शानदार ढंग से उन्होंने एक एक योजनाओं, एक एक बातों को रखा। और उसके अलावा राहुल लाल जी को आपने सुना कि वो चूंकि उनका अनुभव वो घूम के गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, गाँव में, शहरों में, उनकी बात आप सुन रहे थे। और सुन रहे थे अभी आप बात प्रमोद अग्रवाल जी की, हमारे तमाम साथियों की बात आप सुन रहे थे। और इस वक्त चूंकि हम उदयपुर में हैं, कुछ और मीटिंग्स भी हैं, कुछ लोगों से मिलना भी है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ से निकालनी हैं, और कल फिर सुबह यहाँ से निकल के फिर किसी और इलाके में हमें जाना है। तो इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे तमाम साथियों का। सुनील शुक्ला जी आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे साथी राहुल लाल जी, प्रमोद अग्रवाल जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और इधर हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे इस कार्यक्रम में, आप लोगों ने हिस्सा लिया। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं और लगातार हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं। बहुत सारे साथी कल जोधपुर में मिल गए थे, कुछ साथी जयपुर में मिले, कुछ साथी आज यहाँ मिल गए। तो अच्छा लगता है कि आप लोग जब मिलते हैं, आते हैं और किसी न किसी रूप में आप अपने प्यार को हम तक पहुँचाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों की ताकत हमारी ताकत बनती है, आप लोगों का प्यार हमारी ताकत बनती है। इसे बरकरार रखिए, और आपको कार्यक्रम पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन बातों को, इन विश्लेषणों को पहुंचाइए। तो अभी यहाँ से बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।